नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पवित्र मौके पर हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का श्री गणेश हुआ और विघ्नहर्ता विनायक ने महिला आरक्षण की सारी बाधाएं भी दूर कर दी। आज संसद की नई बिल्डिंग में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नीति निर्माताओं में महिलाओं को उनका वाजिब हिस्सा देने का ऐलान किया। मोदी ने कहा उनकी सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करेगी। आज महिला आरक्षण के लिए जो बिल पेश किया गया है उसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल लोकसभा में पेश किया। अब कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस बिल पर चर्चा होगी, फिर इसे पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास करने के लिए 2/3 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होगी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को पास कराने में, महिलाओं को उनके अधिकार देने का रास्ता साफ करने में सभी दलों का, सभी सांसदों का समर्थन मांगा। हालांकि आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू जैसी तमाम पार्टियों ने नारी शक्ति के सामने हाथ जोड़ दिए, बिल को सपोर्ट करने की बात कही। इसलिए बिल का पास होना तो तय है। अब महिला आरक्षण का विरोध कोई इश्यू नहीं है। अब तो राजनीतिक दलों में यह साबित करने की होड़ लगी है कि वो महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए कितने बेताब हैं। अब सब कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का तो वो शुरू से सपोर्ट करते हैं। राजनीतिक दलों की ऐसी क्या मजबूरी है? मोदी की रणनीति के सामने सब कैसे बिना ना नुकुर के महिला आरक्षण को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गए? इस बिल का सियासी असर क्या होगा? इस बिल में है क्या? ये कब से लागू होगा? महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा की तस्वीर कैसे बदल जाएगी? इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाता हूं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में अपने पहले भाषण में मोदी ने कहा, कुछ मौके ऐतिहासिक होते हैं। आज वही मौका है जब सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, महिला आरक्षण बिल पेश करने जा रही है। मोदी ने कहा यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा है कि लंबे समय से लटके बड़े बड़े मुद्दों को, बड़े बड़े कामों को करवाने के लिए भगवान ने उन्हें चुना। नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सब के लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया।
महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। इसके बाद मोदी ने कहा कि शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी है, इसलिए अब महिला आरक्षण के रास्ते में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों समेत सभी पार्टियों के सांसदों से अपील की, कहा कि महिलाओं को उनका हक देने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को सपोर्ट करें। मोदी ने कहा, अगर यह बिल सभी पार्टियों की सहमति से पास होगा तो इसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो
सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। मोदी ने महिला आरक्षण के लिए सभी दलों से सपोर्ट मांगा। हैरानी की बात यह थी कि आज सभी पार्टियों ने न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि ये दावा करना शुरू कर दिया कि महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश तो उन्होंने ही शुरू की थी। मोदी के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले। अधीर रंजन ने महिला आरक्षण बिल का पूरा इतिहास बता दिया और दावा किया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को पास कराने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए महिला आरक्षण पर सरकार पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश न करे। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद आप देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अधीर रंजन चौधरी आज कुछ ज्यादा ही जोश में थे, इसलिए कुछ गलतियां कर गए, कुछ ऐसी बातें कह दी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। जैसे अधीर रंजन ने कहा कि लोकसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, यह गलत था क्योंकि बिल लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया था। अधीर रंजन ने कहा कि पुराना बिल अभी भी जीवित है, इसलिए नया बिल लाने की जरूरत नहीं है, पुराने बिल को ही पास किया जाए, यह भी गलत था क्योंकि पुराना बिल तो 9 साल पहले ही लैप्स हो चुका था। ये दोनों बातें कल मैंने आपको आज की बात में बताई थी। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में अधीर रंजन की गलती पकड़ ली और अधीर रंजन को घेरने में देर नहीं लगाई। अमित शाह ने स्पीकर से शिकायत की और कहा कि अधीर रंजन या तो अपनी बात को साबित करें या फिर अपने बयान वापस लें। अधीर रंजन जी ने 2 चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। कांग्रेस का रुख राज्यसभा में भी ऐसा ही था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी करीब करीब वही दावा किया जो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, लेकिन खड़गे ने यहां पिछड़े वर्ग के महिलाओं का भी सवाल उठाया। कहा जैसे SC/ST वर्ग के महिलाओं को आरक्षण का प्रोविजन है, वैसे ही पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद खड़गे ने कहा कि अगर राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में बड़ा दिल दिखाते तो राजनीति में भी महिलाएं पीछे न रहती। खड़गे ने कहा सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसी महिलाओं को टिकट देती हैं जो कमजोर होती हैं,
इस बात पर बीजेपी के कई सांसदों ने कड़ा ऐतराज किया। खरगे ने सबको डांटा, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के मेंबर्स ने उनसे अपना बयान वापस लेने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खरगे को कन्फ्रंट किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, खरगे इस तरह सभी पार्टियों के बारे में बात नहीं कर सकते, यह महिलाओं का अपमान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस में तो पार्टी की सर्वे सर्वा महिला हैं, फिर भी खरगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह शायद उनकी पार्टी में होता होगा। बीजेपी में तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी महिलाओं को एम्पावर किया है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझे, क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप, मैडम आप, मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है, इसीलिए महिलाएं पीछे है। Sir, I'm sorry. I respect the. Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. खरगे ने कहा था कि सब पार्टियां कमजोर महिलाओं को टिकट देती हैं। निर्मला ने इसका विरोध किया और उदाहरण के तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया, क्या यह महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं है? खैर, अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने का कंपटीशन शुरू हो गया है। सब कह रहे हैं ये बिल मेरा है, ये आइडिया मेरा है, मैं सबसे पहले लाया, मेरी पार्टी सबसे पहले लाई। आज तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को बोलने का मौका मिला। कल जब लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी तो दूसरे दलों के नेता भी आपको यही कहते सुनाई देंगे। लेकिन आज जो नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया गया उसमें है क्या, और जो वो कानून बन जाएगा तो उसका क्या असर होगा, ये समझ लेते हैं। आज जो बिल पेश किया गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी। SC ST कैटेगरी की जो सीटें आरक्षित हैं उनमें भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 181 में से 28 सीटें शेड्यूल कास्ट और 15 सीटें शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
और जब संसद की सीटों का डिलिमिटेशन होगा तो महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। पहले आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा, 15 साल के बाद इसकी समीक्षा होगी, रिव्यू होगा और महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों को रोटेट किया जाएगा। अब सवाल है इसका असर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल लोकसभा हो, विधानसभाएं हो, हर जगह सांसदों और विधायकों की संख्या बहुत कम है। कई विधानसभाओं में तो सिर्फ एक महिला सदस्य है। जैसे लोकसभा में इस समय 543 में से केवल 78 सांसद महिलाएं हैं। यह फिगर भी आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा फिगर है। लेकिन महिला आरक्षण लागू हुआ तो यह संख्या कम से कम 181 हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है। अगर राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं, सिर्फ 48 महिलाएं हैं, यानी 12% से भी कम। लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद यूपी असेंबली में महिलाओं की संख्या कम से कम 132 हो जाएगी। इसी तरह 243 सदस्यों वाली बिहार असेंबली में फिलहाल केवल 26 महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 10%। लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कम से कम 80 हो जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 विधायकों में सिर्फ 40 महिलाएं हैं। हालांकि यहां मुख्यमंत्री महिला है, ममता बनर्जी हैं। लेकिन अगर 33% आरक्षण होता है तो बंगाल असेंबली में महिला विधायकों की संख्या कम से कम 98 होती। महाराष्ट्र के 288 में से केवल 23 विधायक महिलाएं हैं। आरक्षण मिला तो महाराष्ट्र में विधानसभा में 96 महिला विधायक होंगी। आरक्षण लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़कर 76 हो जाएगी। अभी वहां सिर्फ 17 महिला विधायक हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 70 सीटें हैं, सिर्फ 8 महिला विधायक हैं। रिजर्वेशन लागू होने के बाद दिल्ली असेंबली में 24 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिजर्वेशन लागू होने के बाद देश के फैसलों में देश की महिलाओं की भूमिका अहम होगी, बहनों की, बेटियों की ताकत बढ़ेगी। इसलिए देश की आधी आबादी में इस विधेयक को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जोश है, खुशी है और यही वजह कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया गांधी इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दी। कल मैंने आपको दिखाया था कि अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने बार बार याद दिलाया था कि महिला आरक्षण का मुद्दा उठाओ, बताओ कांग्रेस से बिल लेकर आई थी। आज सुबह जब सोनिया गांधी पार्लियामेंट पहुंची तो महिला आरक्षण बिल को लेकर उनसे मीडिया ने सवाल पूछे। सोनिया कुछ सेकंड के लिए रुकी और सिर्फ एक लाइन बोली, कहा वो तो हमारा अपना बिल है। महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. कल जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू होगी तो इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी बोल सकती हैं। वैसे आज उम्मीद तो ये थी कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करने के लिए खड़े हुए, उस वक्त राहुल सदन से उठकर चले गए। बीजेपी के नेताओं ने इसे इशू बनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल तो महिला आरक्षण की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सदन से चले गए। ये उनकी गंभीरता है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ इस बिल के समर्थन का दिखावा कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी अहमियत वाले बिल के पेश होने के वक्त सोनिया और राहुल गांधी सदन से गायब न हो जाते। आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने सत्ता में रहने के बाद इस बिल को पारित करने का प्रयास किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया था। 2010 से लेकर 14 तक
कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे, इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि गांधी खानदान ब्रह्मांड का रचयिता है। बिल क्या चीज है? तो दुनिया बनाई है गांधी खानदान ने। मजे की बात यह कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियां खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी और दूसरों को महिलाओं का दुश्मन बनाने पर तुली हुई हैं। ज्यादातर विरोधी दलों ने पहले वाक्य में महिला आरक्षण का सपोर्ट किया और इसके बाद दूसरों को कोसा। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती रही है कि अगर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन में कोटा मिलता है वो तभी महिला आरक्षण का सपोर्ट करेंगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा उनकी पार्टी महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी को महिलाओं की याद इसलिए आ रही है क्योंकि चुनाव करीब है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल और ये जो 5 राज्यों के में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बिल का स्वागत किया। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। बीजेपी के पास पिछले 9 साल से पूर्ण बहुमत है लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण बिल अब पेश किया है। इस बिल के पेश होने का मतलब यह है कि अभी कई और साल तक महिलाओं को अपने हक के लिए इंतजार करना होगा। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं के लिए। महबूबा मुफ्ती ने भी महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया। महबूबा ने कहा सरकार देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी। अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। मायावती ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया लेकिन उसमें किंतु परंतु जोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा देश में आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए वो चाहते हैं कि महिलाओं को 33% की बजाय 50% रिजर्वेशन दिया जाए। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी की इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल को
फिर भी इसे समर्थन देगी, वह पास कराने में पूरी मदद करेगी। मायावती महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मांग रही हैं। SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए जनरल कोटे की सीटों में आरक्षण अलग से चाहती हैं। लेकिन कोई पूछे उन्होंने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट दिए? मैं आपको बता देता हूं, महिलाओं को टिकट देने के मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड ममता बनर्जी का है और सबसे खराब रिकॉर्ड मायावती का। ममता बनर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 37% टिकट महिलाओं को दिए, जबकि मायावती ने सिर्फ 6.5% महिलाओं को टिकट दिए थे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का रिकॉर्ड भी इस मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये पार्टियां भी 12 से 14% महिलाओं को टिकट देती हैं। लेकिन चूंकि आज महिला आरक्षण की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, इसलिए मायावती 50% रिजर्वेशन की बात कर रही हैं। हालांकि वो भी महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करेंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकेले ऐसे नेता मिले जिन्होंने साफ साफ कहा वो इस बिल के खिलाफ हैं, वो सरकार के नारी शक्ति वंदन विधेयक का सपोर्ट नहीं करेंगे। सवाल पूछा गया विरोध की वजह क्या है, तो ओवैसी ने कहा इसमें न तो पिछड़े वर्ग की और न ही मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। ये तो ओबीसी और माइनॉरिटीज के महिलाओं के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है, इसलिए ओवैसी इस बिल के खिलाफ है। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण कानून की आलोचना करने वाले कई तरह की बातें कह रहे हैं। किसी ने कहा यह बिल इसलिए लाया गया कि चुनाव आने वाले हैं, वोटों के लिए लाया गया, महिलाएं मोदी को वोट दें इसलिए यह कानून बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना है इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनते? क्या पॉलिटिकल पार्टियां वोट पाने के लिए काम नहीं करती? और अगर कोई अच्छा काम करके महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर वोट मांगता है तो इसमें बुरा क्या है? कांग्रेस भी जो दावा कर रही है कि ऐसा बिल पहले वो लेकर आई थी, ममता बनर्जी अगर कहती ये उनका आइडिया था, तो ये सब भी तो वोटर का दिल जीतने के लिए कह रहे हैं। कुछ सिनिक्स कह रहे हैं कि आरक्षण से कुछ नहीं होगा, पंचायतों में भी 50% आरक्षण है, महिलाएं चुनाव जीतती हैं लेकिन पति उनके नाम पर पंचायत चलाते हैं, अपनी गाड़ी पर लिखते हैं पति सरपंच। लेकिन मुझे लगता है ये बातें पुराने जमाने की हैं, अब वक्त बदल गया है। अगर फिगर्स देखें तो पत्नी के नाम पर पंचायत चलाने वाले पति अब गिने चुने केसेस में हैं। ज्यादातर जगहों पर महिलाएं पंचायत चलाती हैं, फैसले लेती हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करती हैं। और लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, वहां एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां महिलाओं ने इंडिपेंडेंटली काम न किया हो। ये महिलाएं आजादी से काम करती हैं और आज सशक्तिकरण की एक मिसाल है। एक तर्क यह दिया गया कि कानून तो बन जाएगा पर इसे लागू करने में कई साल लग जाएंगे, जनसंख्या की गिनती होगी, फिर सीटों का डिलिमिटेशन होगा, तब कहीं जाकर यह कानून लागू होगा। मेरा कहना है कि महिला आरक्षण के कानून का इरादा सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ा जा सकता कि इसमें वक्त लगेगा। महिलाओं ने 27 साल इंतजार किया है, अब कम से कम प्रोसेस तो शुरू होगा। और नरेंद्र मोदी का पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड बताता है कि वो हर काम को जल्दी करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों के फेर में न पड़कर सबको मानना चाहिए कि आज का दिन नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक है। एक अच्छा कानून बने, ज्यादा संख्या में महिलाओं को कानून बनाने वालों में शामिल किया जाए और फिर दुनिया देखेगी कि भारत की नारी भारत की तकदीर कैसे बदलती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भले ही महिला आरक्षण को लेकर अपने अपने हिसाब से बात कर रही हो,
लेकिन देश की महिलाओं को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ तो देश भर में महिलाओं ने जश्न मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के उत्सव की तस्वीरें आई हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक महिलाओं ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। हर जगह होली दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। आतिशबाजी हुई। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आरक्षण बिल का स्वागत किया। कई शहरों में महिलाओं ने मिठाइयां बांटी। ज्यादातर जगहों पर ढोल नगाड़े की धुन पर महिलाओं ने डांस भी किया। महिला आरक्षण बिल लाने के लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हैदराबाद में तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। महिलाओं ने कहा अब तक उनकी ताकत संसद और विधानसभाओं में सुनाई नहीं देती थी, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं को उनके हिस्से का हक जरूर मिलेगा। महिलाओं की आशाएं, आकांक्षाएं राजनीति के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने की उम्मीद पूरी होने वाली है। 27 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। इससे महिलाओं की खुशी जायज है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WHO जैसे दुनिया के तमाम बड़े बड़े संगठनों ने, फोर्ब्स मैगजीन जैसी पत्रिका ने अपनी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की लीडरशिप है, जिन प्रोजेक्ट्स में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट से रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया भर में सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट बनाई, उसमें पाया कि पहले महिलाओं को सिर्फ चाइल्ड और वुमेन डेवलपमेंट के क्षेत्र में या फिर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के जुड़े प्रोजेक्ट्स में जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब साइंस, टेक्नोलॉजी में, स्पेस प्रोग्राम्स में, डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में और डिप्लोमेसी में महिलाओं की लीडरशिप को बड़ा रोल दिया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी योग्यता, अपना स्किल, अपनी श्रेष्ठता साबित की है। हमारे देश में भी महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। इससे महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपने आखिरी भाषण में मोदी ने कहा, वक्त के साथ सोच भी बदलनी पड़ेगी। मोदी ने कहा, सिर्फ भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, भाव भी बदलना होगा। मोदी ने कहा, अगर बड़ी पेंटिंग बनानी है तो छोटे कैनवस पर नहीं बनेगी, कैनवस भी बड़ा लेना होगा। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है, और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना, वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए। सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्पीकर ओम बिरला,
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता अर्जुन खड़गे और सबसे अंत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद भवन से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की तरफ बढ़े। सारे मंत्री और बीजेपी के सांसद उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए बीजेपी के एमपीज नई संसद की तरफ बढ़े। विपक्ष के सांसद भी पुरानी संसद से नई संसद में पहुंच गए और आज से भारतीय लोकतंत्र के मजबूत इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि सिर्फ भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, भाव भी बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, काम करने का तरीका बदलना होगा, बड़े लक्ष्य तय करने होंगे और उन लक्ष्यों को साथ मिलकर सामूहिक ताकत से पक्ष विपक्ष को मिलकर पूरा करना होगा। ये वक्त की जरूरत है। हालांकि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का महत्व कम नहीं होगा। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के तौर पर जाना जाएगा। इसमें हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का पूरा रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। जहां तक नई बिल्डिंग का सवाल है, यह बिल्डिंग भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस बिल्डिंग को मैंने भीतर से देखा है। नई बिल्डिंग में लोकसभा के लिए 888 सांसदों के बैठने की जगह है और राज्यसभा में 384 मेंबर्स की सीटें लगाई गई हैं। ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा में 1280 एमपीज आराम से बैठ सकेंगे। नई बिल्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हाईटेक है और पेपरलेस है। सभी एमपीज की सीटों पर टैब्स लगे हैं। संसद की कार्रवाई का ब्यौरा, सदन में पेश किए गए बिल की कॉपी भी टैब पर ही अपलोड होती है। सदन की कार्रवाई को सांसद अपनी भाषा में सुन सकते हैं। लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिली है। हालांकि सिस्टम के लिए अभी एमपीज तैयार नहीं है, इसलिए आज जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो विरोधी दलों के सांसदों ने शोर मचाया। उन्हें बिल की कॉपी नहीं दी गई थी, लेकिन स्पीकर ने बताया कि पेपर का इंतजार मत कीजिए, अब पेपर नहीं मिलेगा, टैब खोलिए, बिल आपकी सीट पर है, अपलोड कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जब एमपीज की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो नए सिस्टम के साथ एडजस्ट कर लेंगे और फिर लोकसभा की कार्रवाई में, राज्यसभा की कार्रवाई में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी राजनीतिक दलों का रवैया तो नहीं बदल सकती। ये रवैया तो नेताओं को खुद तय करना पड़ेगा। इसीलिए आज मोदी ने कहा, भाव बदलना भी जरूरी है, सिर्फ भवन बदलना काफी नहीं है। मजे की बात है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आज भाव बदलने वाली ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हुई। यह तस्वीर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की है। इस तस्वीर को प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया। नई संसद की कैंटीन में प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार साथ साथ नजर आए। दोनों ने सदन के अंदर गलियारे में एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। प्रफुल्ल पटेल ने इस तस्वीर के साथ ट्विटर पर लिखा, राज्यसभा का हॉल अद्भुत है और आदरणीय शरद पवार के साथ होने पर यह मोमेंट और भी स्पेशल बन गया। प्रफुल्ल पटेल ने कैफेटेरिया के अंदर की भी तस्वीर शेयर की जिसमें वो शरद पवार के साथ बैठे हैं और साथ में कुछ और एमपीज भी हैं। ये सही है कि प्रफुल्ल पटेल ने हमेशा शरद पवार को अपना मेंटोर माना है, अपना गुरु माना है। कई मौकों पर कई बार वो ऐसा कह भी चुके हैं, लेकिन फिलहाल प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ हैं। वो एनसीपी को उन नेताओं में शामिल हैं जो शरद पवार के साथ बगावत करके उनका साथ छोड़कर अजित पवार के साथ चले गए हैं। लेकिन अब शरद पवार के साथ तस्वीर खिंचवाकर उन्होंने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया। और इस तस्वीर की खास बात यह है कि एनसीपी के दो अध्यक्ष एक ही फोटो में हैं। पार्टी किसकी है इसका झगड़ा चुनाव आयोग में चल रहा है। 2 दिन पहले ही सुनवाई हुई जहां शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल आमने सामने थे, लेकिन आज शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। और यह काम मैं कहूंगा कि राजनीति में सिर्फ शरद पवार ही कर सकते हैं। और लोग ये सोचेंगे कि शरद पवार का अब आगे का गेम प्लान क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि खालिस्तान के एक आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ गई है।
मामला खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों का हाथ हो सकता है। 18 जून को कनाडा के सरे शहर में हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात नकाबपोश लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की पार्लियामेंट में बयान दिया कि भारत कनाडा के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। कनाडा की खुफिया एजेंसियों को इस बात के संकेत मिले हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा, जब वो G20 सम्मेलन के लिए भारत गए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी ये मामला उठाया था। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत सरकार का संबंध होने के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है। कनाडा ने भारत सरकार के बड़े खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर दी है। पिछले हफ्ते G20 सम्मेलन के दौरान मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर दो टूक शब्दों में सीधे और निजी तौर पर बात की थी। कनाडा की सरजमी पर कनाडा के किसी भी नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का हाथ होना हमें स्वीकार नहीं है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। जैसा कि आपको अपेक्षा है कि हम इस बेहद गंभीर मामले में अपने साथी देशों के साथ मिलकर हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। मैं भारत सरकार से लगातार ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस मामले की तह तक पहुंचने में हमारी मदद करे। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 4 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। वो कनाडा में रहकर खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का भारत विरोधी संगठन चलाता था। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में भी कई क्रिमिनल मामलों में वांटेड था। सरकार ने 3 साल पहले खालिस्तान टाइगर फोर्स पर पाबंदी लगा दी थी। निज्जर के अलावा ब्रिटेन और कनाडा में रहने वाले कुछ और खालिस्तान सपोर्टर्स की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों ने भारत सरकार को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के डिप्लोमेट्स की तस्वीरें जारी की थी और उनको अपना टारगेट बताया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर्स ने इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी भी निकाली थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की इन हरकतों पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था और कनाडा से एक्शन लेने को कहा था, लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज भारत सरकार पर इल्जाम लगाने के बाद कनाडा की सरकार ने ओटावा में तैनात भारत के एक डिप्लोमेट को देश से निकालने का ऐलान कर दिया। भारत ने कनाडा के आरोप पर करारा जवाब दिया। भारत सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान को भारत को बेवजह बदनाम करने की साजिश बताया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उग्रवादी गतिविधियों को, भारत विरोधियों को शय दे रही है और उल्टे भारत पर इल्जाम लगा रही है। इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और कनाडा के एक डिप्लोमेट को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। जानकारों का कहना है कि कनाडा ने बिना सबूत के भारत पर इल्जाम लगाए हैं ताकि अपने यहां के खालिस्तान सपोर्टर्स के वोट हासिल कर सकें। रॉ के फॉर्मर चीफ विक्रम सूद ने कहा कि इस डेवलपमेंट का कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर होगा, क्योंकि ट्रूडो का बयान भारत की इमेज को खराब करेगा। सबसे अहम मुद्दा जो है, जो ये खालिस्तानियों को शय दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप बनाते हो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट बनाते हैं। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का फ्लोट है, 2 बंदूक जी उसके है, वो आप सड़क पर निकाल रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? हा? ये तो बेहूदगी है। फिर आप उनको तब कुछ नहीं कहेंगे आप। फिर 2 फोटोग्राफ्स लगा दिए इंडियन डिप्लोमेट्स के कि ये एंटी खालिस्तान, इनको हम सेटल करेंगे, मार देंगे क्या? कोई एक्शन नहीं होता। जो कनाडा ने किया है वो सरासर गलत तरीके से किया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप प्रॉब्लम बताइए ना।
आपने तो पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया और एक्शन भी ले लिया और फिर बोले कि जाइए कोऑपरेट करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। सारी दुनिया जानती है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहां बैठकर यहां लोगों पर हमले करवाते हैं। हर थोड़े दिन में उनके धमकी भरे बयान, कभी ऑडियो कभी वीडियो जारी होते हैं। G20 हुआ तब भी उन्होंने दिल्ली में आतंकवादी हमले कराने की धमकी दी थी, लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। और इस तरह की एक्टिविटी करने वालों को बोलने की आजादी के नाम पर कनाडा की सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। इसको कोई भी मुल्क कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस तरह के मामलों में दो तरह की तस्वीरें साफ नजर आती हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वो कनाडा में एक खालिस्तानी की किलिंग का लिंक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। भारत और कनाडा के संबंधों पर कुल्हाड़ी मार दी। दूसरी तस्वीर है पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस लीडर बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या हुई। कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट ने उसकी जिम्मेदारी ली। इस पर ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड की वजह से, इस तरह की दोहरी नीति की वजह से भारत और कनाडा के संबंध बिगड़े। लेकिन ट्रूडो को शायद लगता है कि इस चक्कर में उन्हें वहां खालिस्तान समर्थकों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन ट्रूडो ये भूल गए कि सिख समाज के लोगों की एक साइलेंट मेजॉरिटी भी है जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, जो खून खराबा करने वालों को कतई पसंद नहीं करती। सच तो है कि जब ट्रूडो 2018 में अमृतसर आए थे, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे साफ साफ कहा था कि कनाडा की जमीन का भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी अदालत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मैंने ट्रूडो के बारे में पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था। जयशंकर ने भी समझाया था कि कनाडा में ट्रूडो जिस तरह के हिंसा में यकीन रखने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कनाडा का ही नुकसान होगा। पर उन्होंने कुछ नहीं किया और आज एक बार फिर यह साबित हो गया। आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ गणपति का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर जगह गणपति बप्पा के नारे सुनाई दे रहे हैं। भगवान गणेश के पंडाल भी भक्तों के लिए खुल गए हैं। महाराष्ट्र में आज घर घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई है। बड़े बड़े नेताओं के घरों में भी गणपति के पंडाल सजे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले वर्षा पर गणपति की स्थापना हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पहले अपने घर में गणेश पूजा की, उसके बाद फडणवीस राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। फडणवीस करीब आधे घंटे तक राज ठाकरे के घर पर रुके। उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी अलायंस को लेकर बात चल रही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इससे इनकार किया। नितिन गडकरी दिन में तो नई संसद में प्रवेश के मौके पर दिल्ली में थे, लेकिन शाम को वो नागपुर पहुंचे। अपने घर पर गडकरी ने गणपति पूजा में हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता भी भक्ति में पीछे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए और उसके बाद उद्धव अपने परिवार के साथ मुकेश अंबानी के घर एंटालिया में पूजा में शामिल हुए। जयंत पाटिल, नाना पटोले ने भी अपने घर पर गणपति पूजा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू गणेश मंदिर जाकर गणेश मूर्ति की स्थापना की। गणेश उत्सव की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर भी मुंबई से ही आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने लाल बाग के राजा के दरबार में अर्जी लगाई। राजस्थान में कुछ महीनों बाद चुनाव होने, इसलिए अशोक गहलोत ने चुनाव में कामयाबी के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने घर में गणपति की स्थापना की और उससे पहले शिवराज गणेश जी की मूर्ति लेने खुद गए। मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए मूर्ति लेकर घर लौटे। घर आकर उन्होंने मूर्ति की स्थापना की, पूजा की। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की
पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश चुनाव में सनातन एक बड़ा इशू बन गया है, इसलिए कमलनाथ ने भी ट्वीट करके लोगों को गणेश उत्सव की बधाई दी। गणेश चतुर्थी पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, विघ्नहर्ता सारी बाधाओं को दूर करें। आज की बात में इतना ही। आपसे मेरी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।